everyone, I am Jyoti Jamnal here, your friend and your guide. So today's video is going to be very interesting क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपके CS आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एंड ये बहुत रिसेंट क्वेश्चंस है जो कि मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से है। सो आई होप ये आपको हेल्प करेंगे। So let's start without wasting any time. So the first question is generally asked about your amendments. Yes, जो भी amendments होती है, नए कुछ rules आए हैं, कुछ circulars आए हैं, notifications आए हैं, उनसे related वो ज़रूर पूछते हैं कि like you know they start interview like this only कि recently ये amendment आई है या फिर आपको कोई recent amendments पता है तो उसके बारे में बताएं। So recently हमारी बहुत सारी amendment है, जैसे आपके 38 फॉर्म्स है जो माइग्रेट हुए हैं V3 पोर्टल पर V2 से। दूसरा आपका मटर्निटी बेनिफिट्स वाला है जो आपको पूरा उसका पूरा काइंड ऑफ ब्यौरा आपको बोर्ड रिपोर्ट में देना है। सो इस तरीके के जो भी कुछ आप 5-6 अमेंडमेंट्स जरूर पढ़कर जाए ताकि आपको थोड़ा खुद को इफेक्टिव दिखाने का मौका मिले कि आप दिखाए कि यस आई एम वेरी अप टू डेट और मुझे सारी अमेंडमेंट्स के बारे में पता है। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज asked in two ways, like वो सामने से आपसे पूछ लेंगे CSR which is your corporate social responsibility, या वो आपसे पूछेंगे कि tell us about your favorite topic या कि अपना favorite topic बताओ and then they'll ask the question. So mostly like 99% स्टूडेंट्स का favorite topic CSR ही निकल कर आता है, तो CSR के बारे में वो पूछते हैं। एंड उन लोगों को भी ये पता होता है इंटरव्यूअर्स को कि CSR तो बच्चा पूरा रट के ही आएगा, तो वो क्या करते हैं इसमें बेसिकली आपसे इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में ज़्यादा पूछते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट कौन से ईयर में फॉलो करना है या कौन से ईयर में वो अप्लाई होगा। एंड सेकेंडली इससे रिलेटेड आपसे एक और क्वेश्चन वो पूछते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो वो 2% वाली लिमिट है, अगर आप वो यूज़ नहीं कर पाए उतना अमाउंट, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि आपको किसी फंड में उसको ट्रांसफ़र करना होता है विद इन 6 मंथ्स और विद इन 1 मंथ, तो वो टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। सो दिस वाज अबाउट CSR। तो CSR ज़्यादा बड़ा एनीवे नहीं है, तो आप इजीली उसको पढ़कर जा सकते हैं। मोस्ट वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन ये है, मुझसे ही मेरे करीब 8-10 इंटरव्यूज में पूछा गया है। ओके, now the third question, which is very easy, very common, which is secretarial audit. So secretarial audit your section 204 as per Companies Act, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली हमसे रिलेटेड होता है, CS लोगों से रिलेटेड होता है, बिकॉज वी आर सपोज टू डू सेक्रेटेरियल ऑडिट। सो सेक्रेटेरियल ऑडिट एक बहुत ही वाइडली बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। बहुत सारे लोग सेक्रेटेरियल ऑडिट से ही स्टार्टिंग करते हैं। उसकी लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए कि सेक्रेटेरियल ऑडिट्स की क्या लिमिट है। एंड बाय एनी चांस वो आपसे सेक्शन 24A भी पूछ सकते हैं, विच मीन्स लिस्टेड कंपनीज में जो सेक्रेटेरियल ऑडिट का जो भी एलिजिबिलिटी है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप एक लिस्टेड कंपनी में जा रहे हो, सो मेक श्योर कि आप सेक्रेटेरियल ऑडिट एज पर सेक्शन 204 एंड एज पर सेक्शन 24A SEBI LODR दोनों पढ़कर जा रहे हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं उनकी लिमिट्स को। ओके, नेक्स्ट वेरी कॉमन, अगेन बहुत बेसिक, बच्चों का फेवरेट भी मैं बोलूँगी, योर बोर्ड मीटिंग, योर जनरल मीटिंग, योर बेसिकली योर बोर्ड मीटिंग सेक्शन 173, योर जनरल मीटिंग, योर AGM सेक्शन 96 एंड योर EGM सेक्शन 100 एंड विद दैट योर मिनट्स सेक्शन 118। सो ये सारी चीज़ें ये बहुत कॉमन लगता है उन लोगों को, ऐसा लगता है कि ये तो इसको पता ही होना चाहिए, यू आर सपोज टू नो ऑल दिस बाय हार्ट। क्योंकि ये क्या होता है कि ये आप बहुत स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एंड आप जो बहुत मेजॉरिटी ऑफ वर्क करते हैं, लाइक बोर्ड मीटिंग पूरी आपने कन्वीन करनी है, मिनट्स की ड्यूटी पूरी एक कंपनी सेक्रेटरी की होती है, तो इस पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लाइक मिनट्स में स्पेशली उनका बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि मिनट्स कब आपको नोट डाउन कर रखने हैं, मिनट्स पे कब तक आपको उसको ऑफिस में रखना है, कितने टाइम तक रखना है। तो वो टाइमलाइंस जो मिनट्स की है वो आप कर सकते हो, कब तक आपको सिग्नेचर लेने हैं, कमेंट्स डालने हैं डायरेक्टर्स के, शेयर होल्डर्स के, जो भी उस मीटिंग्स में थे। सो ये क्वेश्चन उनका रहता है। एंड रिलेटेड टू मीटिंग्स में जनरली वो आपसे कोरम पूछ सकते हैं, या फिर वो आपसे पूछते हैं कि देयर टाइमलाइन अगेन कि 4 मीटिंग्स इन अ ईयर, जो टाइम गैप है वो 120 डेज कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, लाइक दैट। सो मीटिंग से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन होता है। Your fifth question is basically very again simple, your functions of company secretary. But let me tell you guys, लोगों को वो नहीं पता होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये तो क्या ही पूछेंगे,
बट ये होता है कि वो हो सकता है कि आपसे स्टार्टिंग में ये पूछे कि सिंस यू आर अबाउट टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या क्या काम करते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. सो हमारे कंपनीज एक्ट में आपका सेक्शन 205 बेसिकली उस बारे में ही बात करता है, फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. सो यू नो दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता है, कन्वीन बोर्ड मीटिंग्स, मिनट्स का पूरा प्रिपरेशन ऑफ मिनट्स, प्रिपरेशन ऑफ मीटिंग्स, सारी चीज़ें ये करता है. ओके, यू रिप्रेजेंट इन NCLT वेरियस बिफोर वेरियस अथॉरिटीज़ आप रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपको कम से कम 5-6 फंक्शंस पता होने चाहिए, क्योंकि आप खुद वो काम करने वाले हैं. तो यू आर सपोज टू नो ऑल दीज फंक्शंस एज वेल, कि हाँ मैं कल को ये काम करने वाला हूँ. ओके, सो नाउ योर सिक्स्थ क्वेश्चन इज what they ask that what are the ordinary businesses. so मैंने कुछ recent interviews दिए थे, तो उसमें में से 2 interviews में लगातार यही पूछा गया कि what are the ordinary business. तो ordinary business, you know that there are 4 business जिसका आप शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हो एज अड्डा. मैं आपको साइड में स्क्रीन पर दिखा भी दूंगी कि 4 ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है. आपको खुद भी पता है, लाइक डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वाले हैं, आपका पूरा वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपका पूरा कंसोलिडेट करना है, स्टैंड अलोन वाली है. सो वो सब वो अड्डा करके उसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है, द वे आई रिमेंबर, इस तरीके से. तो वो 4 ऑर्डिनरी बिजनेस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो बोर्ड रिपोर्ट्स का पार्ट बनते हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर ऑर्डिनरी बिजनेसेस. वो तो डिस्कस होने ही होते हैं. So that is why you are supposed to know that. Okay, next is your like which companies are supposed to appoint CS और KMP. So you know that company secretary एक KMP के definition में आता है. तो इस तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनीज CS अपॉइंट करना है, किन कंपनीज को KMPs अपॉइंट करने हैं. सो KMP की डेफिनेशन आपके सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 में दी हुई है कंपनीज एक्ट के. सो आपको लिमिट्स पता होनी चाहिए, आपको बेसिकली वो डेफिनेशन का पार्ट पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या कौन कौन से लोग आते हैं KMPs के, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द लिमिट्स कि कौन कौन सी कंपनीज को CS अपॉइंट करना है. लिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इतना है उतना है, इस तरीके से आपको सारा वो याद कर जाना है. दे कैन डेफिनेटली आस्क यू. मुझसे ये पूछा गया है, 1-2 मेरे फ्रेंड्स थे उनसे भी सेम ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंट की मैं आपको ये बात बता रही हूँ. ओके, नेक्स्ट इज अगेन योर बेसिक फॉर्म्स. तो बहुत सारे लोग जो है वो फॉर्म्स पढ़कर नहीं जाते हैं, बट आपको फॉर्म्स याद करने हैं कि बेसिक वो आपसे फॉर्म्स पूछ लेंगे कि नॉर्मल आप एक प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में है, आप बेसिक फॉर्म्स बताओ, वेरी बेसिक, कि आप कौन कौन से फॉर्म्स फाइल आउट करते हैं. क्योंकि हमारा जो काम है CS का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल सारी फाइलिंग्स होती है, हर फाइलिंग का कोई ना कोई फॉर्म्स है. आप कंपनीज एक्ट में देखोगे तो इतने सारे आपके फॉर्म्स हैं. तो आपको बेसिक आपको पता नहीं चाहिए, जैसे आपका AOC 4 आपका भरा जाता है, आपका DPT 3 भरा जाता है, आपका DIR 3 भरा जाता है, KYC फॉर डायरेक्टर्स, इस तरीके के फॉर्म आपको MGT 14 आपका स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए होता है. सो इस तरीके के फॉर्म आपको पता होने चाहिए. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका सेक्रेटेरियल ऑडिट का फॉर्म होता है आपका MR3, बट सेक्रेटेरियल ऑडिट इट सब्जेक्ट टू लिमिट. अगर सेक्रेटेरियल ऑडिट वाले क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है, अभी आप खुद से बता सकते हो कि MR3 भरा जाता है इसके लिए, इट इज सब्जेक्ट टू लिमिट. तो हर कंपनीज MR3 भरे, इट इज नॉट कंपल्सरी. बट ये जो फॉर्म्स है ये काफ़ी कॉमन फॉर्म्स है जो हर कंपनी बेसिकली भरती है, फाइलिंग्स करती ही है. तो वो बेसिक फॉर्म्स आपको कम से कम 5-6 पता होने चाहिए, राइट. नेक्स्ट इज वेरी इजी पीजी अगेन, योर डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन. यस, rather than asking कि एलिजिबिलिटी क्या है या प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स समथिंग लाइक दैट, वो कम पूछते हैं, बट वो पूछते हैं डिस्क्वालिफिकेशन बताओ कि डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द पॉइंट्स इन दैट. सो आपका सेक्शन 164 इससे डील करता है कि डायरेक्टर की क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है. एज लिमिट है, अनसाउंड माइंड है, कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है, एनी पेंडिंग लिटिगेशन, कोई भी अगर इंसॉल्वेंसी केस चल रहा है, उस तरीके के आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें. तो आप कोई भी 4-5 पॉइंट लिख सकते हो, कोई भी 4-5 पॉइंट आप उधर बता सकते हो, अपने लिए नोट डाउन कर सकते हो अपने पास और उधर बता सकते हो, सो दैट ऐसा ना लगे लुक आपको इंटरव्यू में सब कुछ आएगा. इट इज नॉट पॉसिबल. कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपको नहीं पता होता, आपको अच्छे से नहीं पता होता, बट ट्राई टू अटेम्प्ट कि आप अगर 1-2 पॉइंट भी बता पाओ, देन यू कैन से कि रेस्ट आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ, आई हैव टू रीड इट. So this is how you can answer. And your last question is related to your FEMA, your basically your Foreign Exchange Management Act,
जो है आपका, उसमें आपका FDI, उसमें आपका ODI बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे फेमा का। सो उसमें आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। एक रिसेंटली मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर इंडियन कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने हैं एक नॉन रेजिडेंट को, सो व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर दैट। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ही आता है, बिकॉज देयर इज नॉन रेजिडेंट एंड इंडियन कंपनीज इशूइंग द शेयर्स टू नॉन रेजिडेंट। सो वो सारी चीज़, तो फेमा का एक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फेमा भी एक लाइक FDI का पढ़ो, आप ODI का पढ़ो, वो सब। तो ये सब टॉप 10 क्वेश्चंस मैं बोलूंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी। लाइक आप लिस्टेड में जाओ, आप प्राइवेट में जाओ, आप पब्लिक में जाओ, आप एक फर्म में जाओ, वो पूछेंगे ही पूछेंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि जब आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको पता है कि आप कहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो। सो आई वुड सजेस्ट कि उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रिसेंटली एक CA फर्म में इंटरव्यू दिया था। एक CA फर्म थी, बहुत बड़ी CA फर्म थी। तो उसमें मैंने देखा कि वो जनरली मर्जर और डीमर्जर में डील करती है, मर्जर एंड एक्विजिशंस में डील करती थी। तो उन्होंने मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड अमलगमेशन। लेकिन अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए, बहुत सारे दिए, जो कि उसमें आज तक मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा था। लेकिन सिंस मैं उस फर्म में जा रही थी जो मर्जर और अमलगमेशन में ही डील करते, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन ही मुझसे वो पूछा था। तो जब भी आप ऐसी जगह जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी LLP में जा रहे हो इंटरव्यू, सो मेक श्योर कि आप LLP के फॉर्म्स आपको पता हो। मेक श्योर कि आप LLP के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर जाओ। अगर आप किसी स्टार्टअप में जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपको स्टार्टअप की डेफिनेशन पता हो, आपको उसका एलिजिबिलिटी पता हो। ओके, मेक श्योर कि जब आप लिस्टेड कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यूज देने, तो मेक श्योर कि आप जो भी प्रोविजंस लर्न कर रहे हो उसको आप सेबी के हिसाब से भी करो, सेबी LODR के हिसाब से करो। जब आप किसी ऐसी कंपनी में जा रहे हो कि आपको पता है कि इसका IPO आने वाला है, सो आप पूरी IPO की एलिजिबिलिटी तैयार करो। ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे, आप अगर इंटरव्यू में इनको पढ़कर जाओगे। आई मेक श्योर दैट ये क्वेश्चंस में से कुछ ना कुछ आपसे जरूर पूछा जाएगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू राइट द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। थैंक यू, बाय।